माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। एक ऐसा चैनल जो 2 4 5 चैप्टर नहीं बल्कि सारे चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में और जो आपके सिलेबस में नहीं भी उनके एक्सक्लूसिव वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचाते ताकि आपकी पढ़ाई बेहतर हो सके, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं आपको मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे, वो भी बिल्कुल फ्री में। स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स पर। और क्लास 12 केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो हम लोग देख रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हमने यह जाना कि मोलार कंडक्टिविटी में क्या वेरिएशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, और जिसमें हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटी जो कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हो सकती है वो आपको मिल सकती है, लेकिन एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपको कभी नहीं मिल सकती, एटलीस्ट उस डीएचओ इक्वेशन से या उस डीएचओ इक्वेशन का जो ग्राफ बना था उससे तो नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो 100% डिसोसिएट नहीं होता, तो फिर जो उसका ग्राफ होता है, कर्व होता है, वो कभी भी वाई इंटरसेप्ट को टच नहीं कर सकता, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट को तो तब टच करता जब उसका कंसंट्रेशन 0 होता, यानी कि डाइल्यूशन इनफाइनाइट होता। अब डाइल्यूशन अगर इनफाइनाइट नहीं है तो फिर वहां पर कभी भी मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपको नहीं मिल सकती। अब सवाल यह आता है कि क्या वाकई में मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कभी नहीं मिल सकती? मतलब ग्राफ को अगर हम आगे बढ़ा लेते हैं इमेजिनरी लाइन से, तो वो भैया इमेजिनरी तो अलग चीज हो गई ना, इन रियलिटी तो हमारे पास नहीं है ना मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो सवाल यह है कि क्या किसी भी तरीके से उसको नहीं निकाल सकते जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो सकता है, या लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी होनी चाहिए, वो कभी भी किसी तरीके से नहीं निकाल सकते क्या? तो इसका जवाब है आप निकाल सकते हो एक लॉ की मदद से, जिस लॉ का नाम है कॉलरॉचेस लॉ। ये कॉलरॉचेस लॉ क्या है ये तो मैं आपको बताऊंगा अलग से, लेकिन इस लॉ की मदद से आप निकाल सकते हो मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एज वेल। स्ट्रॉन्ग के तो पहले ही निकल गए थे, वीक के भी इस लॉ की मदद से निकल सकते हैं। अब पहले देख लेते हैं ये लॉ क्या है, ये लॉ क्या कहता है, पहले इस बात को समझते हैं। लॉ का स्टेटमेंट सीधा लिखा हुआ है आपके सामने, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। अब उन्होंने बोल दिया किसी भी इलेक्ट्रोलाइट, अब इसमें स्ट्रॉन्ग भी आ गया और वीक भी आ गया, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ सम ऑफ द इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द कैटायंस एंड एनायंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी जो है, जिसको आप मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी बोलते हो, वो लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी सम होगी दोनों आयंस के कंट्रीब्यूशन का, यानी कि उस कंडक्टिविटी का भी जो कैटायंस ने दिखाई प्लस उस कंडक्टिविटी का भी जो एनायंस ने दिखाई, और दोनों का सम करके आपको पूरे इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी मिलेगी। सिंपल शब्दों में मतलब, अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, इन जनरल में ले लेता हूं, मेरे पास कोई ए बी इलेक्ट्रोलाइट है, कोई भी ए बी इलेक्ट्रोलाइट है, तो अगर कोई मुझसे पूछे सर ये ए बी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी क्या होगी, तो पहले तो देखो लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा एम पूछ रहा है वो ए बी का, किसका पूछ रहा है? ए बी का, तो लैम्डा मोल ऑफ ए बी, आप ऐसा मोल भी लिख सकते हो, मोलार कंडक्टिविटी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये ए बी, इसकी लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी अगर पूछ रहे हैं तो इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ मोलार कंडक्टिविटी ऑफ ए प्लस, जो कि कैटायन है, ए प्लस मतलब कैटायन है, प्लस लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ बी माइनस, जो कि एनायन है। इन दोनों के सम के बराबर होगा, मतलब ए बी के अंदर जो मोलार कंडक्टिविटी कैटायन ने दी प्लस जो मोलार कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर एनायन ने दी, दोनों का सम अगर आप कर दोगे तो मोलार कंडक्टिविटी ए बी इलेक्ट्रोलाइट की मिल जाएगी, जो कि इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड कंडीशन पर होगी। अब आप कहोगे सर इसमें कौन सी नई बात है, मतलब ठीक है ए बी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी आएगी वो ए प्लस और बी माइनस की कंडक्टिविटी का सम के बराबर आएगी, तो ये तो कॉमन सेंस भी है, बिल्कुल सही कॉमन सेंस भी है। लेकिन इस बात का मतलब समझना, ये जो ए प्लस की मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये हमेशा और हमेशा और हमेशा फिक्स होगी। सर एक मिनट, ये बात समझ में नहीं आई, फिर से सुनो। ये जो मोलार कंडक्टिविटी है कैटायन की या मोलार कंडक्टिविटी है बी माइनस यानी कि एनायन की, ये हमेशा फिक्स होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। मतलब अभी तो ए प्लस की कंडक्टिविटी ए बी में मिल रही होगी,
अगर ये A प्लस ए बी में नहीं आता, किसी और कंपाउंड में भी आता, तो उसके द्वारा A प्लस के द्वारा कंडक्टिविटी जो दिखाई देती वो वही दिखाई देती जो अभी दिख रही है। ये वैल्यू चेंज नहीं होती, क्योंकि कैटायन जो है वो अगर वही कैटायन है, भले वो अलग अलग कंपाउंड में इस्तेमाल हुआ है, वही कैटायन है, तो वही कैटायन की जो मोलार कंडक्टिविटी होगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो हमेशा सेम होगी, हमेशा फिक्स होगी। एग्जाम्पल देता हूं तब समझ में आएगा। सुनो मेरी बात सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूं वो बात को समझ लो। जैसे मैंने NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, ये पहला केस लिया जिसमें NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट मैंने इसमें NaCl ले लिया। अब बताओ मोलार कंडक्टिविटी ऑफ NaCl क्या होगा, जल्दी से बोलो। सर कुछ नहीं होगा, इट विल बी मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और मोलार कंडक्टिविटी सिर्फ बोल रहा हूं और नॉट लगा रहा हूं, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बात कर रहा हूं, क्योंकि ऊपर आता है कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन 0 है, मतलब डाइल्यूशन इनफाइनाइट है। तो मोलार कंडक्टेंस ऑफ Na प्लस मोलार कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस। क्लियर हो गया। अब Na की कुछ मोलार कंडक्टेंस हो गए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो, और Cl माइनस क्लोराइड आयन का जो मोलार कंडक्टेंस होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो, दोनों को ऐड कर दो तो आपको पूरे NaCl के द्वारा मोलार कंडक्टेंस मिल जाएगा। लेकिन यहां पर क्या मैं कहना चाहता हूं, क्या समझाना चाहता हूं, उसका मतलब समझो। मैं काम करता हूं, दूसरा सॉल्यूशन ले लेता हूं, NaBr। ये NaBr एक और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। पानी के साथ होगा, जाहिर सी बात है, दोनों सब केस पानी के साथ ही होंगे, क्योंकि आयंस जब बनेंगे तो पानी के साथ ही बनेंगे। अब इसमें कोई मुझसे पूछे कि सर मोलार कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaBr क्या होगा, तो मैं कहूंगा मोलार कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaBr इक्वल होगा मोलार कंडक्टेंस ऑफ Na प्लस के प्लस मोलार कंडक्टेंस ऑफ Br माइनस के। दैट्स इट, Br माइनस के। मेरी बात समझ में आई। तो एक हो गया मोलार कंडक्टेंस ऑफ Na प्लस और मोलार कंडक्टेंस ऑफ Br माइनस। तो आप सोचोगे सर इसमें भी कौन सी चीज रॉकेट साइंस था, ये तो सिंपल ही था, कॉमन सेंस कहता है। मैं जो अब समझाना चाहता हूं वो कॉमन सेंस नहीं कहता, जो अब मैं समझाना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो वैल्यूज हैं दोनों में Na प्लस की वो सेम वैल्यू है। मतलब कैटायन अगर सोडियम का आयन है, सोडियम आयन है, तो उसके द्वारा जो मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मिलेगी वो वैल्यू हर जगह सेम होगी, और इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि ये कैटायन NaCl में से मिल रहा है या ये कैटायन आपको NaBr में से मिल रहा है। Na प्लस बोलते भैया हमें जो मोलार कंडक्टिविटी इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड कंडीशन पे जो दिखानी है, यानी कि जब कंसंट्रेशन शून्य होगा, जब जो दिखानी है वो वैल्यू हम वही दिखाएंगे जो हमारी है, और हमें फर्क नहीं पड़ता कि हम NaCl में आ रहे हैं कि हम NaBr में आ रहे हैं। हमारे साथ कौन सा एनायन है इस बात से हमें कतई फर्क नहीं पड़ता। हमारे अंदर जो मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू है, वो फिक्स वैल्यू है। यह है कोलरॉचस लॉ का असली मतलब। ऐसी अगर Cl माइनस की कोई कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो Cl माइनस की वो कंडक्टिविटी हमेशा रहेगी, भले वो NaCl में नहीं आए, किसी और HCl में आ जाए। चलो HCl नाम का एक कंपाउंड ले लो, HCl में भी Cl माइनस आयन की वही कंडक्टिविटी होगी जो यहां पर मिल रही है। कहां पर? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। किसी और कंसंट्रेशन पे तो वेरी कर सकती है, लेकिन इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड कंडीशन पे Cl माइनस आयन की कंडक्टिविटी सेम होगी, चाहे वो NaCl में से पकड़ा हो आपने, चाहे उसको HCl में से पकड़ा हो आपने। यह है कोलरॉचस लॉ का असली मतलब। And it is always equal to the limiting molar conductivity of an electrolyte is always equal to the limiting molar conductivity, sum of the limiting molar conductivity of the individual ions which constitute that electrolyte. जो उस इलेक्ट्रोलाइट को बना रहे हैं उनके इंडिविजुअल आयंस की लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी के सम होता है पूरे कंपाउंड की मोलार कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। कंसेप्ट क्लियर हुआ? आप समझे स्टेटमेंट का मतलब? ये कोलरॉचस लॉ था, खत्म हो गया कोलरॉचस लॉ। अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी को निकालने में कैसे मदद करेगा एक्सप्लेन करता हूं, बट पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लो, डेफिनेशन का और कुछ एग्जांपल्स का स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। नाउ नेक्स्ट, ध्यान से समझना। इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कोलरॉचस लॉ इज डिफाइंड एज फॉलोज। एक और है,
Equivalent conductivity of an electrolyte at infinite dilution is the sum of two values, one depending on the cation and other on the anion. कुछ नहीं, ये equivalent conductivity का बात एक ही है यार. देखो, मोलार कंडक्टिविटी में मोलारिटीज यूज करते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे हम नॉर्मेलिटी यूज करते हैं, लेकिन बेसिक लॉ जो आएगा कोलरॉचेस लॉ वो दोनों के लिए सेम है. अब ये भी कह रहा है अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसी की निकालनी है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनायन कर देना. इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन ये है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनायन ये है. दोनों को सम कर दोगे तो मोलार कंडक्टिविटी ऑफ पूरे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपको मिल जाएगी. मोलार नहीं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. तो वही रूल आप जो मोलार कंडक्टिविटी पे लगा रहे हो वही रूल आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे भी लगाते हो. हियर lambda naught C and lambda naught A are two quantities depending on the nature of anion and cation respectively. बस ये जो इंडिविजुअल कंडक्टिविटीज है ना, ये इन्हीं कैटायन और एनायन पे सिर्फ डिपेंड करती है. उस इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड ही नहीं करती जहां से कैटायन और एनायन बने. वो तो सिर्फ कैटायन को देखती है. अच्छा, Na का कैटायन है तो Na प्लस का Na का कैटायन है, मतलब ये एक ही लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी देगा. अब इससे फर्क नहीं पड़ता ये Na प्लस आपने कहां से निकाला, NaCl से निकाला हो, NaBr से निकाला हो, NaI से निकाला हो, Na2SO4 से निकालो, कहीं से भी निकालो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता. क्लियर हो गया? जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बात करते हैं. Now limiting ionic conductivity. So now this is the applications of Kohlrausch's law कि लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी आप निकाल सकते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए. ये देखो, ये ग्राफ याद आ रहा है, ये देखो CH3COH था यहां पे, याद आ रहा है. तो ये कभी भी टच नहीं करा इसको, क्योंकि जहां पर ये टच कर जाता वहां पर मेरी आ जाती लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, लिमिटिंग कंडक्टिविटी जो कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर थी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर होती. लेकिन कभी इस लाइन ने इसको टच ही नहीं किया, और जब टच ही नहीं करेगा तो वो लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी निकलेगी नहीं. उसको निकालने के लिए मेरे को कोलरॉचेस लॉ मदद करता है, जो कोलरॉचेस लॉ की एक एप्लीकेशन मानी जाती है. कैसे मदद करता है समझते हैं. इट इज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय आयन, कैटायन और एनायन टुवर्ड्स द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन of cations and anions and are respectively and are represented by lambda naught C and lambda naught A respectively. lambda naught C and lambda naught A respectively. तो ये तो वही स्टेटमेंट अभी उन्होंने रिपीट किया, लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं? It is not possible to determine the value, the real value of limiting molar conductivity at infinite dilution for weak electrolyte. ये देखो डब्बा बना देता हूं. By the extrapolation of lambda m versus C plot versus root C plot. मतलब जो ग्राफ आपको दिया जा रहा है, इस ग्राफ में आप रियलिस्टिक एक्सट्रापोलेशन अगर करोगे तो आपको कभी भी ये पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि रियलिटी में वो कर्व मुड़ा ही नहीं, वो कर्व सीधा चला गया. तो इसलिए कभी भी आपको ये पॉइंट मिलेगा नहीं. किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग में तो सीधा सीधा जाता है, वो रियलिटी में वो सीधा जाता है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में नहीं जाएगा. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अब आपकी मदद करेगा कोलरॉचेस लॉ. कैसे करेगा ध्यान से सुनेंगे. However, molar conductivity at infinite dilution for weak electrolyte can be obtained by using Kohlrausch's law. किस लॉ की मदद से? Kohlrausch's law की मदद से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो. And now let us calculate the molar conductivity at infinite dilution for CH3COH. अब हम CH3COOH की मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालते हैं, जो कि एक किस्म का वीक इलेक्ट्रोलाइट है. दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो मैं आपको बताता हूं इसको लिए क्या करेंगे. वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को निकालने के लिए अब आप एक काम करो, आप ले लो कोई ऐसे 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसमें इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयंस आते हो, और आयंस मतलब कैटायन और एनायन दोनों आते हो. ये मत लो डायरेक्टली, ये तो आप इसकी तो निकाल रहे हो मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. आप इसके जुड़े हुए 3 ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लो जिसमें इसके आयंस आते हो. इसके आयंस बोले तो अब पहले तो मेरे को बताओ CH3CO माइनस में CH3COH में कौन कौन से आयंस होंगे. CH3COH में होंगे एक CH3COO माइनस का आयन और एक H प्लस का आयन. तो बस अब आप एक काम करो, ये तो पूरी तरीके से डिसोसिएट होगा नहीं, तो यहां से तो कोई मतलब है नहीं उसको बताने का. मतलब अगर आप सोचो कि इसकी मोलार कंडक्टेंस आप CH3COOH का डायरेक्टली बता दोगे, मोलार कंडक्टेंस ऑफ CH3CO माइनस करके,
प्लस मोलार कंडक्टेंस ऑफ H प्लस करके, तो आपको वो जन्म जिंदगी में नहीं मिलेगा, ये गलत तरीका है, क्योंकि वो कभी भी 100% डिसोसिएट होगा नहीं। तो ये नॉट वाली कंडक्टिविटी आएगी नहीं, क्योंकि ये नॉट वाली कंडक्टिविटी मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन की कंडक्टिविटी, और वो मिलेगी नहीं, कभी नहीं मिलेगी। CH3CO माइनस की भी कभी नहीं मिलेगी और H प्लस की भी कभी नहीं मिलेगी। तो अब आप एक काम करो, ये जो एनायन और केटायंस बनाए आपने, इन्हीं एनायंस और केटायन का कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ढूंढो, क्योंकि वहां पर उनकी ये इंडिविजुअल कंडक्टिविटी मिल जाएगी, और वहां जो इंडिविजुअल कंडक्टिविटी होगी वही कंडक्टिविटी यहां पर भी होगी, क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट है। तो आप कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट सोचो जिसमें कंडक्टिविटी हो। अब इसकी भी इंडिविजुअल नहीं मिलेगी, इसकी भी किसी इलेक्ट्रोलाइट के साथ ही मिलेगी, मतलब किसी केटायन के साथ मिलेगी, और H प्लस की भी अकेली नहीं मिलेगी, उसकी भी किसी एनायन के साथ मिलेगी। तो अब आप क्या करो, आप कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ढूंढो। तो मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ढूंढता हूं, एक कौन सा, CH3COONA, एक ले लिया मैंने CH3COONA, इसमें मेरे को CH3CO माइनस मिल जाएगा। एक ले लिया मैंने HCl, और एक ले लेता हूं मैं, इसमें मुझे Cl माइनस इसमें मुझे H प्लस मिल जाएगा, सॉरी। तो मेरे को एक CH3CO माइनस इसमें से मिल गया, H प्लस इसमें से मिल गया, लेकिन एक Na और Cl फोकट में आ रहे हैं, मतलब मैं इनको नहीं चाहता था कि Na और Cl आए। तो एक काम करता हूं, मैं एक NaCl का भी ले लेता हूं, मैं ये 3 ले लेता हूं। तो देखो, इफ वी नो द मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl, NaCl एंड CH3CONA, वी गेट द इक्वेशन 1। ये 1 इक्वेशन है। अब ये कैसे आएगी, जो मैंने वहां लिखी थी, जो डायरेक्टली तो पॉसिबल नहीं थी, लेकिन ये कैसे आएगी वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो अब एक काम करते हैं, तीनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की मोलार कंडक्टिविटी को लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना। पहले लिखते हैं मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर CH3CONA। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, याद रखना, ये सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग है, ये डिसोसिएट होगा, बोलो किसमें, CH3COO माइनस प्लस Na प्लस होगा। तो मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ड्यू टू CH3COO माइनस प्लस मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर Na प्लस, ये आ गई। सिमिलरली मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर HCl क्या होगा, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर H प्लस प्लस मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर Cl माइनस, ये आ गई। फिर मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NaCl क्या होगा, NaCl विल बी इक्वल टू मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर Na प्लस एंड मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर Cl माइनस। अब खुद देखो, आपको ये CH3CO माइनस इसमें से चाहिए, Na प्लस नहीं चाहिए, और इसमें से H प्लस की कंडक्टिविटी चाहिए, Cl माइनस की नहीं चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको इसमें से H प्लस चाहिए, ये H प्लस आपको चाहिए, यहां से CH3CO माइनस आपको चाहिए। क्या नहीं चाहिए, Na प्लस और Cl माइनस नहीं चाहिए। तो आपने नीचे NaCl का भी लिख रखी कंडक्टिविटी, जिसमें Na प्लस और Cl माइनस भी आते। क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों की मोलार कंडक्टिविटीज को आपस में ऐड कर दो। तो ये दोनों तो आएंगे जो आपको चाहिए, एक्स्ट्रा ये Na और Cl की कंडक्टिविटी भी आएगी जो आपको चाहिए। लेकिन एक काम करो, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl को माइनस कर दो, तो माइनस हो जाएगी Na प्लस की कंडक्टिविटी जो इसमें थी, तो वो कट जाएगी, और इसमें भी थी जो इसमें भी कट जाएगी। तो जब आप इन दोनों को प्लस और इसको माइनस करोगे तो रिजल्ट में क्या आने वाला है, ध्यान से देखो, ये Na प्लस इस Na प्लस से कैंसिल हो जाएगा, और ये Cl माइनस इस NaCl से, क्योंकि माइनस और प्लस ये माइनस हो जाएगा, माइनस Na प्लस, और ये माइनस Cl माइनस आएगा। कैसे आएगा, इधर देख लो, इधर देख लो, मैं इधर समझा देता हूं। सो लैम्डा मोल ऑफ CH3CONA है, प्लस लैम्डा नॉट मोल ऑफ HCl माइनस लैम्डा नॉट मोल ऑफ NaCl विल बी इक्वल टू, इसको ब्रेक करेंगे तो लैम्डा नॉट मोल CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट मोल Na प्लस लैम्डा नॉट मोल H प्लस लैम्डा नॉट मोल Cl माइनस
माइनस, क्योंकि ये माइनस लगा यहां पे, लैम्डा नॉट मोल ऑफ Na+ माइनस, क्योंकि पूरा माइनस होगा तो माइनस लैम्डा नॉट मोल ऑफ Cl-। क्या कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब काट दो प्लस और माइनस वाले, समझ में आ रहा है? ये प्लस लैम्डा नॉट मोल ऑफ Cl- और माइनस लैम्डा नॉट मोल Cl- कैंसिल हो गया, माइनस लैम्डा नॉट मोल Na+ और प्लस लैम्डा नॉट मोल Na+ कैंसिल हो गया, सिर्फ बचे आपके वही दो जो आपको चाहिए थे। तो ये आपको यहां पर इनडायरेक्टली मिल गए, और इनडायरेक्टली आपको जैसे मिल गए वैसी वैल्यू आप लिख सकते हो। तो जब इन दोनों को ऐड करोगे और इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी लैम्डा नॉट मोल ऑफ CH3COO- प्लस लैम्डा नॉट मोल ऑफ H+। सिर्फ ये दो वैल्यूज जो आपने सर्कल बनाई है वो बच जाएंगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये परमुटेशन कॉम्बिनेशंस आपको दिमाग लगाने पड़ेंगे, ये आप ही को लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने तो आपको एग्जांपल दे दिया CH3COH का, तो मैंने ये एग्जांपल इससे निकाल लिया कि इन दोनों को ऐड करूंगा और NaCl को माइनस करूंगा तो मिल जाएगा। वैसे अगर कोई और सॉल्ट आ गया एग्जाम में तो आपको ये दिमाग खुद से लगाना पड़ेगा, बट इसी तरीके से इसकी वैल्यू भी निकलेंगी। तो ये वैल्यूज इसकी इस तरीके से निकलेंगी। तो क्लियर हो गया, CH3CONA प्लस HCl को ऐड कर दो और इसको NaCl वाली मोलार कंडक्टिविटी को माइनस कर दो। अब ये मत सोचना कि CH3CO- की कंडक्टिविटी तो इसमें से निकली थी, क्योंकि जो इसमें से निकलेगी वो CH3COH में भी वही होगी। सेम ये मत सोचना कि H+ की जो कंडक्टिविटी यहां निकल रही है वो तो HCl की वजह से निकल रही है, लेकिन जो H+ की कंडक्टिविटी यहां निकलेगी वो इसमें से भी निकलेगी, क्योंकि H+ की लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी हमेशा फिक्स होगी, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसको HCl से निकाला था या उसको CH3COH से निकाला है, उसकी सेम रहेगी। इसलिए हमने इन दोनों को कंडक्टिविटी को ऐड करा और फिर जो हमें नहीं चाहिए था उसकी कंडक्टिविटी को माइनस किया। ये थी एप्लीकेशन जिसमें आप वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि CH3COH है, उस ऐसे वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। क्लियर हो गया बच्चों? तो जल्दी से इस एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर से कुछ और एप्लीकेशंस को भी डिस्कस करते हैं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो। अब आते हैं बच्चों कुछ और एप्लीकेशन पे जो इसकी पार्ट है। हमें जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट हमें पता है कि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है हम उसको भी निकाल सकते हैं, जिसको आप अल्फा से डिनोट करते हो। क्योंकि अल्फा क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट का? अल्फा किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है? कितने कंडक्टिविटी ऑफर्ड की और अपॉन कितनी कंडक्टिविटी वो ऑफर्ड कर सकता था। तो लैम्डा मोल ऑफ सी, यानी कि कंसंट्रेशन सी पर वो कितनी कंडक्टिविटी अभी ऑफर कर रहा है, और मैक्सिमम कितनी कर सकता था, तो वो कर सकता था इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली कंडक्टिविटी, क्योंकि मैक्सिमम है डिनोमिनेटर में जो लिखा है, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो मैक्सिमम कंडक्टिविटी देता है। तो मैक्सिमम कंडक्टिविटी ये थी और उसने करी कितनी, इतनी कंडक्टिविटी दी। अगर दोनों को डिवाइड करते हो तो आपको अल्फा मिलता है, जिसको आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हो। दिस इज कॉल्ड योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो दिस इज कॉल्ड योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये अल्फा की वैल्यू हो गई। अब इसमें लैम्डा सी मोल तो आपको पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का किसी भी कंसंट्रेशन पे मोलार कंडक्टिविटी डीएचओ इक्वेशन का इस्तेमाल करके निकल जाएगी। ये डीएचओ की इक्वेशन से नहीं निकलेगी तो ये वाली चीज आपको कोलरॉचेस लॉ से निकलेगी, तो ये आपको कोलरॉचेस लॉ से मिल जाएगा। अभी निकाला ना लैम्डा नॉट मोल किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो वैसे ही आप कोलरॉचेस लॉ लगा देना तो आपको इससे अल्फा मिल जाएगा। तो एक्चुअली ये भी लैम्डा नॉट मोल ही बता रहा है कोलरॉचेस लॉ यहां पर भी, लेकिन लैम्डा नॉट मोल से हम लोगों को अल्फा मिल सकता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि कोलरॉचेस लॉ अल्फा निकालने में हमारी मदद कर रहा है। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कितनी डिग्री, कितने हद तक वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो गया। तो जितने आयंस उसने बनाए अपॉन जितने आयंस बना सकता था, यह डिग्री होगा। अब जितने आयंस बनाए उतने ही मोलार कंडक्टिविटी मिली, तो जितनी मोलार कंडक्टिविटी मिली अपॉन जितने आयंस बना सकता था, मतलब जितनी कंडक्टिविटी मिल सकती थी, तो अपॉन इतनी कंडक्टिविटी मिल सकती थी। मैक्सिमम कंडक्टिविटी ये थी जो मिल सकती थी, तो इसीलिए हमने दोनों को डिवाइड करके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देख लिया। क्लियर हो गया बच्चों? इसी के साथ एक और एप्लीकेशन भी है, तीसरी एप्लीकेशन, जिसमें आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हो डिसोसिएशन का। डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, वो भी एक्सप्लेन करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब बच्चों यहां पर हम एक और एप्लीकेशन देख सकते हैं,
Similarly, the dissociation constant Ka of weak electrolyte can also be determined by using the formula. Formula क्या है वो मैं बताता हूं. आप वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हो. क्या होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट? आपको पता है कि इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट में, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट नहीं होगा, तो थोड़ी देर तक तो A+ और B- में डिसोसिएट होता रहेगा. लेकिन फिर क्या होगा, इक्विलिब्रियम अचीव, रिवर्सिबिलिटी आएगी. रिवर्सिबिलिटी समझ रहे हो, ये टूट रहे हैं लेकिन ये वापस जुड़ने भी लगेंगे, और जुड़ने जो लगेंगे वो इक्विलिब्रियम अचीव करवा देगा. तो ये इक्विलिब्रियम अचीव हो गया. अब इस इक्विलिब्रियम का कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी तो होगा, जिसको हम डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं, जिसको हम के से डिनोट करते हैं. सो के क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट. ये भी निकालने में मदद करता है कोलरोचस लॉ. इक्विलिब्रियम चैप्टर का पार्ट होता ही है, लेकिन देखो यहां इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको यह भी मिल जाएगा. डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकलेगा समझो. फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास इसके 1 मोल थे इनिशियली t = 0 पर, तो फिर इसके कितने मोल्स थे, 0 मोल्स थे. 0 मोल्स थे. 1 मोल थे तो इसके 0 मोल्स इनिशियल, क्योंकि टाइम 0 है मतलब अभी कोई भी टूटा नहीं है. लेकिन मान लो कोई टाइम आ गया t, एट टाइम t से कोई टाइम t है जहां पर इसके कुछ मोल्स टूट गए. कुछ मोल्स टूट गए. कितने टूट गए, मान लो अगर 1 मोल लिए थे, अगर 1 मोल लिए थे तो अल्फा मोल टूट गए. तो अल्फा मोल टूट गए, तो 1 मोल लिए थे अगर, तो अल्फा टूट गए, तो इसके अल्फा बन गए, इसके भी अल्फा बन गए, इसके भी अल्फा बन गए और इसके भी अल्फा बन गए. तो इसके तो कुछ बचे होंगे ना, क्योंकि पूरे नहीं टूटे. 1 मोल अगर लिया था तो पूरा 1 मोल नहीं टूटा, 1 मोल में से अल्फा टूटा, तो अल्फा इसका बना, अल्फा इसका बना, क्योंकि अल्फा टूटेंगे तो एक अल्फा पार्ट इसका बनेगा, एक और अल्फा पार्ट इसका बनेगा, और इसका कितना बचेगा, 1 - अल्फा इसका बचेगा. कितना बचेगा, 1 - अल्फा इसका बचेगा. तो भैया एक अल्फा इसका बना, एक अल्फा इसका बना, और इसका 1 - अल्फा बना. और ये कब हुआ, ये हुआ कब, जब हमने 1 मोल लिए थे. मान लो 1 मोल नहीं लिए, हमने C मोल लिए होते. जरूरी नहीं है ना हर बार हम 1 मोल ले, हम तो बोल देते हमने C मोल लिया, अब C की जगह 1 रख देंगे अगर 1 मोल ही लिया होता तो अगर C मोल लिए तो इसके C टाइम्स इतना बचा, और इसके C अल्फा और C अल्फा बन गए. ये कब, T टाइम पर. और T टाइम कौन सा है मैं आपको क्लियर कर दूं, जब इक्विलिब्रियम आ गया. ये वो टाइम है जब इक्विलिब्रियम आ गया. मतलब ये जो C अल्फा बने और ये जो C अल्फा बने, ये फिक्स वैल्यू के हो गए. अब इसमें वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, मतलब इनके कंसंट्रेशन फिक्स हो गए. और अगर इनके कंसंट्रेशन फिक्स हो गए, मतलब अब आपका जो रिएक्शन थी वो इक्विलिब्रियम अचीव कर चुकी है. क्योंकि जब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन फिक्स हो जाते, जब कंसंट्रेशन फिक्स हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर चुकी होती है. तो ये वो टाइम है जब इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब ये वैल्यू भी फिक्स हो गई और ये वैल्यू भी फिक्स हो गई. तो अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकलेगा, जल्दी बता. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको आप के EQ बोलते हो, वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. और यहां पर तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप के से बोल रहे हो, क्योंकि आप डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल रहे हो. तो के EQ की जगह के इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना है, ये कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय ये कंसंट्रेशन. तो क्या हो गया, C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है, C इंटू 1 - अल्फा. तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है, C इंटू 1 - अल्फा. क्या मेरी बात समझ में आ रही है. तो एक हो गया C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय C इंटू 1 - अल्फा. C तो बाहर कॉमन निकला हुआ है, तो C से एक C कैंसिल कर देते. तो क्या बच गया, Ka विल बी इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा. ये निकल गया डिसोसिएशन कांस्टेंट. अब आप बोलोगे सर ये तो निकल गया डिसोसिएशन कांस्टेंट, लेकिन यहां कोलरोचस लॉ ने कहां मदद करी. अभी पिछली एप्लीकेशन आपने देखी अल्फा की, कि वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताता है, क्योंकि अल्फा यहां क्या है, अल्फा इज नथिंग बट इट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. तो अभी हमने देखा कि कोलरोचस लॉ कैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें दे देता है. तो जब अल्फा डिग्री ऑफ कोलरोचस लॉ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें दे रहा है, उसी अल्फा को हम याद रखेंगे, तो उसी अल्फा से हमें Ka मिल जाएगा, जिसको हम डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलेंगे. आप रख लो, अल्फा की वैल्यू रख दो. अल्फा क्या था, याद आया, लैम्डा C मोल
यानी कि मोलार कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट मोल, यानी कि लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, यानी कि मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन। तो आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपको अल्फा मिलेगा, ये अल्फा, यानी कि लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, यानी कि मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब ये मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहां मिलती है? ये मिलती है कोलरॉचेस लॉ से। कोलरॉचेस लॉ से आप मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालोगे, यहां रखोगे अल्फा मिलेगा, अल्फा को यहां रखोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल जाएगा, यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट मिल जाएगा। इसका मतलब ये डिसोसिएशन कांस्टेंट भी एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉचेस लॉ में आएगा। मतलब आप कोलरॉचेस लॉ को अप्लाई करके ये डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर हो गया? तो तीनों आपको एप्लीकेशन क्लियर हुई। पहला हम क्या निकाल सकते हैं? पहला हम लोग सिंपल वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल सकते हैं, यानी कि लैम्डा नॉट मोल निकाल सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का। उससे फिर अल्फा निकाल सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और फिर इस अल्फा को यहां रखकर हम उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि Ka भी निकाल सकते हैं। ये तीन एप्लीकेशन होती है कोलरॉचेस लॉ की। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। तो बच्चों ये था हमारा वीडियो आज का, जिसको हमने बहुत डिटेल में देखा है, जिसमें कोलरॉचेस लॉ और कोलरॉचेस लॉ से जुड़ी हुई एप्लीकेशंस को समझा है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस की, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप आते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पे, जहां क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के हर सब्जेक्ट और हर क्लास के एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको मिलते हैं, जो आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाते हैं। ये वीडियोस आपको magnetbrains.com पर मिल सकते हैं, वहां पर आपको इनसे जुड़े हुए नोट्स जो होंगे उनको भी डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।